ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम इसके शब्दार्थों को, सरलार्थ को और अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को पढ़ा था। आज हम इसी पाठ के योग्यता विस्तार में दिए हुए समासों के बारे में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? समास क्या है? संस्कृत में इसके लिए एक शब्द आया है, समासनम समास है, अर्थात जो संक्षिप्त रूप है उसको समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उपग्रामम, ग्रामस्य समीपे, ये एक विग्रह है। इसका अर्थ था गांव के समीप। तो गांव के समीप, ग्रामस्य समीपे, यहाँ पर दो शब्द बन गए, एक ग्रामस्य एक समीपे। इन दोनों शब्दों को जब हम एक शब्द बना देंगे वो बन जाएगा उपग्रामम। तो ये उपग्रामम है, ये समास कहलाता है। और ग्रामस्य समीपे, यह विग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप को यानी छोटे रूप को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के छोटे रूप को, संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं। अब समास क्या होते हैं? समास चार प्रकार के हैं। मुख्य समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इस प्रकार ये चार समास होते हैं। पहला समास आता है अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग भी होता है। पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और वही प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो इसमें पहला पद या तो अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए, उसी को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम में निर जो है ये एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास की परिभाषा में बताया था पहले हमें कि वहाँ पर कोई उपसर्ग हो तब उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यह निर उपसर्ग आने के कारण ये अव्ययभाव समास हो गया है। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपे, तो यहाँ पर ग्राम उपग्रामम, यहाँ पर भी उपसर्ग आ गया है। निर्जनम, निर्जनानाम अभाव है, ये विग्रह हो गया। निर्जनम, जो निर है ये भी एक उपसर्ग है। अनुरथम, रथस्य पश्चात, अनुरथम, अनुरथम, यहाँ पर भी अनु उपसर्ग है। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति, ये विग्रह है। प्रतिगृहम, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, पहला शब्द है। यथाशक्ति, यथाशक्ति के अंदर जो यथा है ये एक अव्यय पद आ गया है। अव्यय पद भी हो सकता है पहला और उपसर्ग भी हो सकता है। सचक्रम, ये उपपद है, अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार जब किसी समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं और वही प्रधान होता है। ये तो था अव्ययभाव समास। आप पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष है, कि जहाँ पर प्राय उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद के विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर समासों में विभक्ति का लोप सब जगह हो जाता है। जैसे यहाँ पर है राजपुरुष है, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर पूर्व पद है राजा और उत्तर पद है पुरुष। तो यहाँ पर जो राजा है ये उत्तर पद का विशेषण का कार्य करता है। वो जो ये यहाँ पर इसमें परिभाषा में लिखा था कि समस्त पद में पूर्व पद के विभक्ति का लोप हो जाता है, तो पूर्व पद की विभक्ति है राजा का,
जो का है ये विभक्ति है, विभक्ति का चिन्ह है, ये विभक्ति का चिन्ह का लोप हो जाता है जब समास बनाते हैं। तो इसका समास बन गया राजपुरुष है। राजपुरुष के अंदर का शब्द नहीं है, का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए का चिन्ह का लोप हो जाता है, राजपुरुष है। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास बन जाता है। ग्राम गतः है, ग्रामम गतः है, गांव को गया हुआ, गांव में गया हुआ। तो ग्राम ये में जो है कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हो जाता है, ग्रामम गतः है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो गया। शरणागत है, शरणम आगत है, शरण में आया हुआ, तो यहाँ पर भी में चिन्ह का लोप हो जाता है, शरणागत है। देशभक्त है, देशस्य भक्त है, देश का भक्त, का ये कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, तो इसका का यहाँ पर चिन्ह का लोप हो जाता है। देशस्य ये पहला पद है, और भक्त ये उत्तर पद है, तो पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण का कार्य करता है। सिंह भीतर, सिंहात भीतर, शेर से डरा हुआ, तो यहाँ पर शेर से, जो शेर शब्द है ये भी कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, सिंह भीतर है। भयापन्न है, भयम आपन्न है, भय से ग्रस्त, तो यहाँ पर जो है ये भी कारक चिन्ह का लोप हो गया है। हरि त्राता है, हरिणा त्राता है, हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, हरि के द्वारा, तृतीया तत्पुरुष समास है। क्रम तत्पुरुष समास के दो प्रमुख भेद होते हैं, क्रमधारय समास, द्विगु समास। क्रमधारय समास, इस समास में एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। विशेषण विशेष्य भाव के अतिरिक्त क्रमधारय समास में उपमान उपमेय भाव भी होता है, जिसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे पीताम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम, अम्बरम, अम्बरम माने होता है कपड़ा, तो ये अम्बरम जो है ये विशेष्य है और पीतम यह विशेषण है। तो इस प्रकार विशेष्य विशेषण भाव हो गया, तो इस प्रकार क्रमधारय समास है। महापुरुष है, महान च आसौ पुरुष है, यहाँ पर जो पुरुष शब्द है ये विशेष्य है और महान विशेषण है। कज्जल मलिनम, कज्जलम एव मलिनम, कज्जलम यहाँ पर उपमान उपमेय भाव है, तो कज्जलम यह उपमान है, तो इस प्रकार यहाँ पे कज्जल मलिनम ये भी क्रमधारय समास हुआ। नील कमलम, नीलम च तत्कमलम, कमल विशेष्य है और नीलम ये विशेषण है, तो इस प्रकार विशेषण विशेष्य भाव हुआ। मीन नयनम, मीन इव नयनम, तो यहाँ पर उपमान उपमेय भाव है, नयनम यह उपमेय है और मीन ये उपमान है, तो इस प्रकार उपमान उपमेय भाव होने के कारण यहाँ पर भी क्रमधारय समास हुआ। मुख कमलम, कमलम एव मुखम, जो ये मुख शब्द है ये उपमेय है और कमलम उपमान है, तो इस प्रकार उपमान उपमेय भाव होने के कारण यहाँ पर भी क्रमधारय समास हुआ। अब है द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास की परिभाषा है संख्या पूर्वो द्विगु, कि जिस समास के अंदर पहला शब्द संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो इस प्रकार यह एकत्रीकरण या समूह के अर्थ की प्रधानता देता है। जैसे त्रिभुजम, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः, तीन भुजाओं का समूह। जैसे एक त्रिभुज होती है उसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं का समूह। तो इस प्रकार जो त्रि शब्द है ये एक संख्यावाची शब्द है, इस प्रकार यहाँ पर भी द्विगु समास हुआ। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समाहार। तो यहाँ पर पंच शब्द है संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, पांच वटों का समूह। तो इस प्रकार यहाँ पर भी द्विगु समास हुआ पंच शब्द आने के कारण। सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषिनाम समाहारः, सात ऋषियों का समूह। तो इस प्रकार यहाँ सप्त संख्यावाची शब्द होने के कारण यहाँ पर भी द्विगु समास हुआ। चतुर्युगम,
चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह। तो इस प्रकार यहाँ पर भी द्विगु समास हुआ। प्यारे बच्चों, संख्यावाची शब्द को देखते ही हमें द्विगु समास नहीं लिख देना है, क्योंकि कई समासों के उदाहरण ऐसे होते हैं वहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है पहला, और वहाँ पर वो द्विगु समास नहीं होता है। जैसे दवि यमुनम, दवि यमुनम, यहाँ पर यमुना जो है एक नदी है, जहाँ पर नदी का नाम या नदी का पर्यायवाची आ जाए वहाँ पर संख्यावाची शब्द होते हुए भी द्विगु समास नहीं होता, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो जहाँ पर केवल नदी शब्द को छोड़ करके और कहीं पर अगर संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। यदि नदी शब्द आता है या नदी का पर्यायवाची आता है और संख्यावाची शब्द है तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होता, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, कि जिस समास में पहला पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यस्य स, पीला है कपड़ा जिसका, ऐसा वह है, यानी ऐसा वह कोई तीसरा व्यक्ति यानी विष्णु। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की यहाँ पर प्रधानता है विष्णु के, तो इस प्रकार पीताम्बर है ये बहुव्रीहि समास है। अगर पीताम्बर की जगह पीताम्बरम कर देंगे तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विशेषण विशेष भाव हो जाता है, पीला कपड़ा, तो इस प्रकार वहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। अगर विसर्ग लगा देते हैं तब बहुव्रीहि समास बन जाता है। नील नीलः कंठ यस्य स, नीला है कंठ जिसका, तो इस प्रकार यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हुआ। दशाननः, दश आननानि यस्य स, 10 हैं आनंद जिसके, अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि सार है, सार माने धन, अनेक करोड़ों का धन है जिसका, ऐसा वह अनेक कोटि सार। तो इस प्रकार यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हुआ। द्वंद्व समास, उभय प्रधान है द्वंद्व है, कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के विग्रह में च का प्रयोग किया जाता है, च माने होता है और। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, तो यहाँ पर च का प्रयोग किया गया है, राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। पितृ, माता च पिता च, माता और पिता, तो यहाँ पर भी च का प्रयोग किया गया है, माता और पिता, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। और वसंत ग्रीष्म शिशिरः, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये थे समास। इन समासों के लक्षण उदाहरण अपनी कॉपी में लिखें और उनको अच्छी तरह से याद करें। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।